नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आपने फ़िल्म देखी होगी सलमान खान की, टाइगर ज़िंदा है। तो आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, उनके लिए कहेंगे हम टोको शीतल अभी ज़िंदा है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट चल रहा था, उसकी चेयरपर्सन हैं। काफ़ी लंबे गैप हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही, अस्पताल में एडमिट रहीं। जो लोग हैं अरुणाचल से वो आए देखने के लिए, इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब थी। लेजेंडरी आंटी वहाँ से आईं और तमाम जो समर्थक थे वो आए देखने के लिए कि आखिर वो आवाज़ जो मुखर होके बोलती थी करप्शन के खिलाफ, वो आवाज़ महीने भर से ज़्यादा का समय कहाँ गुम हो गई है। तो बहुत-बहुत स्वागत है और कामना करते हैं कि आप जो आपकी सेहत थी, वो अब दुरुस्त रहे। अब आप कैसा फ़ील कर रही हैं पहले ये बताएँ? अभी काफ़ी बेटर हूँ। जनता को क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि जो आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं और जो सीधी टक्कर आपने ली हुई है करप्शन को एंटी करप्शन एक तरह से जो मूवमेंट आप चला रहे हैं, सीधा आपका पेमा खांडू से है। तो अभी ये बताएँ कि तमाम लोग जो थे, वो कनेक्ट हुए आपसे, हज़ारों लोग, लाखों लोगों ने आपका समर्थन दिया, आप पैदल चल के आईं। लेकिन कहीं न कहीं देखने को ये मिलता है कि जब किसी भी एक मूवमेंट में गैप हो जाता है या कुछ दिन बीत जाते हैं, तो लोग जो हैं बड़े भूलने की बीमारी है एक तरह से कह सकते हैं। लोग जो हैं उतना फिर भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उसके बाद हम चर्चा करेंगे, जो लोग भूल गए थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मोंटू भाई इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है। लोगों को बखूबी पता है कि हम अभी भी यहाँ दिल्ली में डटे हुए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा-सा बीच में महीने भर का गैप हो गया और हमारा लास्ट जनवरी के महीने भर नहीं हुआ, जनवरी के 6 और 7 को हमने 2 दिन का धरना रखा था। उसके बाद से फिर ये पूरा जनवरी लास्ट तक क्योंकि 26 जनवरी के वजह से यहाँ पे दिल्ली के प्रशासन में व्यस्त थे तो इसलिए हमें भी धरना का और फर्दर परमिशन भी नहीं मिला था। आगे हम अभी फिर परमिशन निकालेंगे। वैसे अरुणाचल के जनता को पता है कभी-कभी बीच-बीच में जो भी लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं वो हमसे खबर पूछते हैं मैसेंजर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से तो हम बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हो रहा है हम अपडेट देते हैं। लेकिन ख़ैर जिस तरीके से एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में एक चैनल जैसे आपके माध्यम से आकर के हमने बात नहीं की वो बात अलग है। तो आज कई दिनों के बाद में आप आए हो ये हमारा सौभाग्य है, आपसे भी दोबारा मिलने का मौका मिला और आपके माध्यम से अपने लोगों के बीच में फिर से मैं दोबारा अपनी आवाज़ को मैं मेरी चाहे मेंढक जैसी जितनी भी मेरी मतलब गंदी आवाज़ हो, फिर भी मैं अपनी आवाज़ को अपने लोगों के बीच में रख पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि तमाम कई महीनों से आप लोगों ने करप्शन के खिलाफ और खास तौर पे पेमा खांडू के खिलाफ जो है वो ईडी और सीबीआई की आप लोगों ने मांग कही करने के लिए। आपने हर तरह से पीएम मोदी को भी रिक्वेस्ट करी, उनसे रिश्ता भी निकाला, संधि भी बोला, हर तरह से। उसके बाद लास्ट में जो आपका पेशेंस था वो कहीं न कहीं एक गुस्सा भी आपको आया कि आखिर आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है। पेपर लीक होता है, सीबीआई वहाँ पहुँच जाती है। कहीं न कहीं अभी जब आप अरुणाचल के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया सीबीआई ज़रूर वहाँ गई है, लेकिन वो पिक एंड चूज़ वाला वहाँ पे काम हो रहा है। कहीं न कहीं जो पेमा खांडू हैं, उनका हस्तक्षेप है और जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, उन पे कार्रवाई ना करते हुए जिन्होंने पेपर खरीदा था, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो आपके मूवमेंट में जो आपका डिमांड था, उसमें सीबीआई और ईडी नहीं भेजी जाती और जो पेपर था, उसकी लीकेज पे सीबीआई भेज दी जाती है। आप कैसे देखती हैं इसको? अगर पहले तो भेजी नहीं गई, अगर आपके जो आप मुद्दा उठाए हैं, अगर उसपे सीबीआई या ईडी पहुँचती है, तो क्या पेमा खांडू के खिलाफ इंक्वायरी में कुछ हो पाएगा या नहीं? देखिए, एक तो केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है और राज्य में भी बीजेपी का सरकार है, तो इसके चलते ये सीबीआई और ईडी तो नहीं भेज रहे हैं और हमें बिल्कुल कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और उस बीच में जब पेपर बिक्री और पेपर चोरी वाला हादसा जब सामने आया ब्रदर ग्यामर पादंग के माध्यम से, तो पेमा खांडू जी ने बड़ी चालाक दिखाई, बड़ी चालाकी दिखाई, बड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने रातों-रात सीबीआई के लिए रिकमेंड किया, कैबिनेट से अप्रूवल लिया और यहाँ भेज दिया। इसके बाद यहाँ से सीबीआई की टीम जाती है, अरुणाचल प्रदेश पहुँचती है
और अरुणाचल प्रदेश पहुँचने के साथ-साथ सीबीआई टीम ने एक संकल्प लिया कि हम अरुणाचल पहुँचने के बाद में हम मौन व्रत पर बैठ जाएँगे। तो अब सीबीआई वाले अरुणाचल पहुंचकर मौन व्रत पर बैठ गए और जो वहाँ का जो एसआईसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल, एसआईसी का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल सीएम के हाथ में है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी उन्होंने किसी को नहीं दिया है, सीएम अपने हाथ में रखा हुआ है। तो पेमा खांडू जी के कंट्रोल पर पेपर खरीदने वालों की अरेस्ट हो रही है, बेचने वालों की तो कोई अरेस्ट नहीं। दिस इज ओनली आई वास, जनता को बेवकूफ बनाने का अच्छा लॉलीपॉप खिलाया इन लोगों ने। सीबीआई को चुप बैठने के लिए, मौन व्रत धारण करने के लिए शायद प्रसाद-वसाद पहुँचाया होगा, वो तो हमने देखा नहीं है। नॉर्मली तो ऐसा होता ही है। हाँ, हिंदी फ़िल्मों में बहुत बार, साउथ इंडियन के फ़िल्मों में देखा है कि सीबीआई वाले, आप मौन व्रत धारण कीजिए, आप खाइए-पीजिए, बंगला में रहिए, आप गेस्ट हाउस में रहिए, आराम से रुकिए, आपके खाने-पीने का सब कुछ हमने इंतज़ाम किया हुआ है, आप आराम कीजिए। बाकी मेहनत आप क्यों करें? मेहनत स्टेट पुलिस करेंगे ना। तो आइए, हाल यही है वहाँ पे। सीबीआई उन्होंने रिकमेंड किया, अपने हिसाब से बुलाया और सीबीआई को वहाँ पे बिल्कुल कोहिनूर की तरह छिपा के भी रखा हुआ है। सीबीआई का तो अभी तक हमने कोई अपडेट देखा नहीं है। अगर कुछ अपडेट वो देते तो हम भी ज़रूर, हमें भी पता चलता कि भई हाँ, सीबीआई ये काम कर रहे हैं। और बाकी जो एसआईसी है वो काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं? जो असली जो चोर है, जिन लोगों ने पेपर बेचा है, पेपर महँगे-महँगे कीमतों में टेंडरिंग करके पेपर बेचा, बेचने के बाद आलीशान बड़े-बड़े महँगे बंगले बनाए हैं, लग्ज़री गाड़ी में घूमते हैं, उसके बाद लग्ज़री घर में रहते हैं, उन लोगों का तो कोई अरेस्ट हुआ नहीं। अब अरेस्ट किसको किया? मैं बाज़ार में जाती हूँ, बाज़ार में मेला लगा हुआ है, कुछ चीज़ों का अगर ऑक्शन चल रहा है और लोग खरीद रहे हैं, तो अगर मुझे भी वो चीज़ पसंद आएगी, तो मेरे काम के उपयोग के होंगे, तो मैं भी खरीदने जाऊँगी। खरीदारों को, कितने खरीदारों को अरेस्ट करते रहोगे? हाँ, खरीदारों को पकड़ो, उनको इंट्रोगेट करो, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए कि आपको पेपर किसने बेचा, वो फाइंड आउट कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है, दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स। जस्ट टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, अरुणाचल के पब्लिक से कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, सिंपैथी ड्रॉ करने के लिए, और एक अच्छा उनको मुद्दा मिल गया कि सीएम साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सीबीआई को बुलाया दिल्ली से, अब सीएम साहब से अच्छा और कौन कर सकता है। हम यहाँ जिस सीबीआई की मांग करें वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के लिए है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज, जहाँ जहाँ पे, जैसे वो लोग वर्क डन अचीवमेंट, जिसे कहते हैं एमपीआर, एमपीआर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, या फिर यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कि वर्क डन हो गया, सब कुछ हो गया, ऑल ओके रिपोर्ट फाइल करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी में जब सीबीआई वाले उतरेंगे, जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे ना। अगर सीबीआई यहाँ से सैंक्शन करता है तो हम उनके साथ चलते, उनको दिखाते कि भैया ये देखिए, ये सड़क का हाल ये है, बट इस सड़क के एवज में इन्होंने रिपोर्ट यहाँ दिल्ली में फाइल कर दिया कि भैया हमने सड़क पूरा कर दिया, उस पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया सड़क बना है। और पेपर में पूरा ग्राफिक्स बना के उन्होंने दिखा दिया, ड्राइंग यहाँ सबमिट कर दिया और पूरा वर्क डन, पेमेंट सैंक्शन। तो सीबीआई इसीलिए हम माँग रहे थे, और ख़ास करके ईडी की माँग इसलिए कर रहे थे, करोड़-करोड़, हज़ार-हज़ार करोड़ों में पैसों की घपलाबाज़ी हो रही है। तो इतना जो मनी शिपॉन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, इधर से इधर का पैसा उधर, 889 करोड़ पंचायत राज का जो फंड होता है, पंचायत राज का फंड आप डाइवर्ट करके स्टेट एक्सचेकर में ले जाते हो। अलग-अलग चीज़ों में कोरोना के लिए इस्तेमाल करते हो, अलग-अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो। उसके बाद में फिर आप बोलते हो कि नहीं, हमने वापस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस पे ईडी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इसीलिए हम ईडी की माँग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे आदरणीय, परम आदरणीय, पूज्यनीय पिताजी, देश के प्रधानमंत्री जी के कान में जूँ तक नहीं रेंगता है। आँखों में उसने पट्टी बाँध लिया है गांधारी की तरह कि हमको देखना नहीं है, हमको सुनना नहीं है, कान बंद कर लिया उसने। अब हम क्या करें? हम एक सिटीज़न होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, हम बस अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मोंटू भाई कि नेशनल मीडिया को भी हम तक पहुँचने नहीं दिया। 1-2 चैनल जो नेशनल मीडिया हमारे पास आए थे, वो भी जुम्मा-जुम्मा बाद में 5-7 बार आने के बाद, फिर वो लोग भी गायब हो गए। तो ये एक कंट्रोल है यहाँ पे कि सही चीज़ों को जब हम उजागर करने की कोशिश करते, तो उसको बंद करने के लिए, उसको ढकने के लिए ये लोग बहुत सारे, अगर मीडिया कवरेज नहीं करेंगे, मीडिया के माध्यम से बात अगर आगे नहीं जाएगी, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी
पहले जो वीडियो देखा आपने उसमें हमने जो ग्राम पंचायत हैं उनसे भी बात करी। उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि एक सेंसिटिव एरिया है अरुणाचल का। वहाँ इतनी दूरी है कि 4 घंटे अगर पैदल चल ले इंसान तो चाइना में घुस जाएगा वो। ऐसे सेंसेशनल एरिया के अंदर सड़क नहीं है। विशाल वो कहते हैं विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी है और अमृतकाल है। खाने को राशन नहीं है, पहनने को कहा जाए तो फैसिलिटीज़ नहीं है, शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तमाम मूलभूत सुविधाएँ जो होनी चाहिए वो नहीं हैं। और अगर बात की जाती है करप्शन की तो राशन के पैसे जो पंचायत में बताए गए कि एक ज़िले को पौने 2 करोड़ के आसपास पैसा सैंक्शन हुआ लेकिन वहाँ तक राशन पहुँचा ही नहीं। कंप्लेंट आप करते रहिए लेकिन सुनवाई कोई नहीं। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं हुँ। एक गरीब को राशन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है अरुणाचल के अंदर। करप्शन इतना कि पौने 2 करोड़ जो बजट आया एक ज़िले का, वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं और खा गए। उसके बाद जब कंप्लेंट होती है, तो कोई सुनवाई नहीं है। कैसे देखते हैं? तो कैसे चीज़ें बदलेंगी? क्योंकि इतना कंट्रोल है पेमा खांडू का हर चीज़ को लेके, कैसे चीज़ें बदलेंगी फिर? यही तो हम कह रहे हैं, वो तानाशाही सरकार चला रहे हैं ना। हुँ, उनकी जो जी मर्ज़ी जो उनके मन में जो मर्ज़ी उनको जो सही लगता है, उनको ये करना चाहिए वो कर रहे हैं, उनको चोरी करना चाहिए वो चोरी कर रहे हैं, उनको लूट-पाट मचाना चाहिए लूट-पाट मचा रहे हैं। उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं है और उनको इस बात का घमंड है, गुरूर है कि अ, मैं क्यों लोगों की बात सुनूँ? लोग मेरा बात सुनना चाहिए। मैं उठने के लिए बोलूँगा तो उनको उठना चाहिए, बैठने के लिए बोलूँगा तो बैठना चाहिए। ये एक प्रकार का उसके अंदर में एक गुरूर है, एक घमंड है। अभी देखिए उन्होंने ऐसे ही करके स्टेट में जो हमारा टोटल 12 कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो 12 कैबिनेट मिनिस्टर में खुद वो एक चीफ मिनिस्टर है, बाकी और 11 मिनिस्टर्स हैं। उनको भी उन्होंने यही पाठ पढ़ाया हुआ है। और सारे मिनिस्टर किसी की आप देखिए पिछले कई महीनों से हम करप्शन को लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं। आज तक गलती से भी ना एक सिंगल एमएलए ने आवाज़ उठाया करप्शन के लिए। हाँ, एक एमएलए ने उठाया था बेचारा ताना हाली जी, 14 दोईमुख का वो ऑनरेबल एमएलए है, बीजेपी का एमएलए है। उन्होंने बोला कि मैं खुद आरटीआई मार के घूम रहा हूँ। एक विधायक है, माननीय विधायक महोदय है, वो खुद आरटीआई मार के घूम रहे हैं बस। उसके अलावा ना किसी एमएलए ने बोला कि यहाँ करप्शन हो रहा है, ना किसी मंत्री ने बोला। सब आते हैं टीवी, मीडिया, मोबाइल मीडिया के माध्यम से आते चकाचक बड़े साफ-सुथरे तरीके से झूठ बोलते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, हमारा डायनामिक चीफ मिनिस्टर, हमारा हैंडसम चीफ मिनिस्टर, हमारा सुपर यंग एनर्जेटिक सीएम साहब ये कर रहा है, वो कर रहा है बोलते हैं। तो अभी जैसे आपने जो बात छेड़ा है, आज ही हमारे पास हमारा चाइना बॉर्डर में स्थित है सीओमी डिस्ट्रिक्ट। सीओमी डिस्ट्रिक्ट से कुछ 2 ग्राम ग्राम सेगमेंट्स के जो ग्राम चेयरपर्सन है, 2 बहनें आई हैं। साथ में हमारी अरुणाचल की मशहूर वन एंड ओनली लेजेंडरी आंटी जी वो भी आई है, वो तीनों यहाँ इकट्ठे आए हैं। तो उन तीनों ने मुझे बताया कि वहाँ पे क्या-क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जैसे कि आपका बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड बनता है। यहाँ पर इसको क्या योजना कहते होंगे दिल्ली में मुझे नहीं पता, वहाँ पे हम लोग बीपीएल कहते हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का बीपीएल का जो रेट कार्ड बनता है, उसमें गरीबों के लिए कुछ एक तयशुदा रेट होता है कि इतने रेट में आपको चावल उपलब्ध किया जाएगा, दाल उपलब्ध होगा, चीनी होगा, नमक होगा, जो भी मतलब घर की सामग्री। तो वो चीज़ें जो है नाम से कार्ड बनवा के रख अच्छा कार्ड बनवाने ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग इन लोगों ने मुझे बताया कि ग्राम सभा में एक टोटली एक ग्राम पंचायत सेगमेंट होता है। ग्राम पंचायत सेगमेंट में इसलिए ग्राम पंचायत मेंबर को चुना जाता है कि पर्टिकुलर गाँव से उस गाँव के लोगों के हित के लिए वो ग्राम पंचायत मेंबर जो है काम करना चाहिए। रिप्रेज़ेंट करेगा उनको। हाँ, रिप्रेज़ेंट करना है। फिर सिलेक्शन में चाहे वो मनरेगा का सिलेक्शन हो, चाहे कोई भी स्कीम जेजेएम हो या फिर कुछ भी हो, ना पीएमएवाई हो, जो भी हो। उसमें क्या होता है कि एक ग्राम सभा होना पड़ता है। टोटल कंप्लीट ग्राम सभा होता है, जनता का पार्टिसिपेशन होता है हुँ, और जनता के बीच से जेन्युइन जनता को चुन करके बेनिफिशियरी लिस्ट डाला जाता है। हुँ, अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि ग्राम पंचायत मेंबर को पूछा तक नहीं जाता है। अपना जो लोकल एमएलए है, वो अपना वर्कर को भेज वो वर्कर भी नौकरी वाला वर्कर। हुँ, जो सरकारी मतलब नौकरी में है, राज्य सरकार के अंदर, वो वर्कर जाते, अपना मनपसंद कैंडिडेट का लिस्ट बना देते, उसके बाद में डाल दिया, उसको बेनिफिशियरी बना दिया। अरुणाचल में ऐसे कई बीपीएल आपको दिखने को मिलेंगे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, एंडेवर गाड़ी में चलते हैं, एसी रूम में रहते हैं, बड़े-बड़े बंगला में रहते हैं, लेकिन उनके पास बीपीएल कार्ड होता है। सोचिए
बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो 40 लाख की गाड़ी में चलते हैं, करोड़ों के बंगले में रहते हैं। ये एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब विकास तो हो रहा है, लेकिन लिमिटेड लोगों का हो रहा है। हुँ। असल गरीब जो है, असल बेनिफिशियरी जो है, उनको ढेला भर भी नहीं मिलता है। हुँ, उनकी तो बात तक नहीं सुनते हैं लोग। हुँ, उनको सिर्फ़ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप बहुत सीधे-साधे बंदे हो, अच्छे लोग हो, हुँ, चलिए खुश रहिए। कभी भी अगर हमारी ज़रूरत हुई तो याद कीजिए, हम आपके पास आए हैं, आपके द्वार में आए हैं। हुँ, ओके देखेंगे, 4-5 हज़ार रुपया देखेंगे, लीजिए आपका कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, ये लीजिए। फिर हम हैं, एक बार 5 साल में 1 बार नमस्कार करने जाते हैं। उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, तामझाम उठा लिया और बड़ा-सा बाउंड्री वॉल बना लिया बंगला का बाहर, वहाँ सीसी कैमरा पीछे, अंदर से आपने देखा, अरे यार इसको कुत्ते को आने भी मत देना, इसको भटकने मत देना, हुँ। भगाओ इसको भगाओ। ये चलता है अरुणाचल तो में। कैसे चीज़ें बदली जाएँगी? मतलब पूरा कंट्रोल्ड आप बता रही हैं कि पेमा खांडू ने अपने हाथ में ले रखा है। चीफ मिनिस्टर जनता का प्रतिनिधि होता है, लेकिन जनता की ही आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इवन आप लोग भी इतने दूर से यहाँ आए हैं। आपने ज्ञापन भी दिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कहीं से कुछ नहीं, सिर्फ़ आश्वासन हाथ लगाया और प्रधानमंत्री की तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आया है। तो इसको आगे तक जो आप देखते हैं, इसका जो फ्यूचर आप देखते हैं, क्या चैलेंजेज़ होने वाले हैं? कैसे जनता जागेगी? क्या कुछ देखते हैं इसके बारे में आप? देखिए दुनिया में एक अदालत होता है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, हुँ, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 सेक्शन में बँटा हुआ है हमारा जुडिशरी ना। इन तीनों कोर्ट्स के ऊपर में एक सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वो जनता का कोर्ट होता है। और जनता डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता जब डिसाइड करेंगे, उससे बढ़कर के और कोई कोर्ट नहीं होता है। हुँ, अभी देखिए मैं तो सारी चीज़ों को, तथ्यों को निकाल के जनता के कोर्ट में मैं पेश कर रही हूँ। हुँ, जनता जनार्दन वो भली-भाँति समझते हैं, उनको समझना चाहिए और वो अच्छी तरह से वो जज कर ले, उसके बाद वो अपना डिसीज़न, अपना फैसला सुनाए। जनता ने अगर ठान लिया कि हम फैसला सुनाएँगे, हम सही फैसला सुनाएँगे, हम न्याय करेंगे, हुँ, न्याय किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। हुँ। हम अपना न्याय करेंगे, अपना इंसाफ करेंगे, जनता तान ले, तो किसकी क्या मजाल? ऐसे हज़ारों पेमा खांडू यूँ हवा की तरह उड़ के चले जाएँगे। काफ़ी चैलेंजिंग होता है जनता अगर ठान ले, तो वो एक आपने गाना भी सुना होगा, जीत जाएँगे हम अगर साथ हो। तो जनता अगर साथ दे तो ही कुछ हो सकता है। अब जनता कैसे साथ देगी? क्योंकि आप बता रहे हैं लालच, क्योंकि एक्चुअली ये सब कुछ जो है वो पैसे पे निर्भर करता है। किसी के पास अगर वोटिंग के टाइम पे जाके कुछ हज़ार उसको दिए जाते हैं या उसको अगर पैम्पर किया जाता है किसी भी वे में, या फिर आपने कहा वहाँ रिश्तेदारियाँ बहुत निकल जाती हैं, कोई किसी का चाचा है, कोई मामा है, कोई नातिन है। तो इसको एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं देखते हैं आप कि इतना सेंसिटिव एरिया होने के बाद भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएँगी चीज़ें? देखिए, अभी तक तो ये चलते आ रहा था। हुँ, एक तो रिलेशन बेस में पॉलिटिक्स चलता है वहाँ पे, हुँ, दूसरा नीड बेस में चलता है, इश्यू बेस में तो बिल्कुल नहीं चलता था। और तीसरा जो है कि आप थोड़ा-सा एक मैन पावर गुंडागर्दी टाइप का चलता है। हुँ, तो इन तीनों चीज़ों से जनता को अपने आप लड़ना पड़ेगा, हुँ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती, जनता को खुद ही फाइट बैक करना पड़ेगा। हुँ। उनको अपने लालच को त्यागना पड़ेगा, उनके मजबूरियों को त्यागना पड़ेगा और उनके रिश्तेदारी को वहाँ पे उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप रिश्तेदारी 5 साल में सिर्फ़ 1 दिन के लिए आपसे रिश्तेदारी लोग निभाते हैं। हुँ, उसके बाद में तो पूरा 5 साल आपको मुड़कर भी नहीं देखते हैं। फिर अगले 5 साल में फिर आ जाते हैं, याद आ जाता है। तो ये कैसा रिश्ता है सिर्फ़ 5-5 साल में 1 दिन का रिश्तेदारी, ये जनता को समझना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो एक दादागिरी बाहुबली टाइप का मैन पावर थोड़ा डोमिनेटिंग वे में आपको धमकाना, ओवर पावर करना कि इलेक्शन बूथ कैप्चरिंग करना और थोड़ा गुंडागर्दी, ये एयर फायरिंग करना, बंदूक दिखाना, तलवार दिखाना, इनसे जनता को जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। 10 गुंडे एक साथ खड़े हो जाए तो सामने से 2000 जनता खड़े हो जाए तो 10 गुंडे उन पर क्या हावी हो पाएंगे? हुँ। तो ये जनता को अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा, जनता को प्रूव करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर मैं कोई तो ना तो मेरे पास कोई पावर है, ना कोई शक्ति है। न मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी को भी झूठा दिलासा नहीं दूँगी कि मैं ये करके दिखाऊँगी, वो करके नो, नो, नो दैट्स टोटली रॉन्ग। उसको रॉन्ग वे में नहीं लेना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो करना है जनता को करना है। बाकी जहाँ पे जनता डगमगाते हैं, उनके पीछे या उनके साथ में हमेशा खड़ी रहूँगी।
एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी भाभी, बहू जो भी जिस भी रूप में चाची, मामी, चा जो भी मौसी रूप में आप मुझे पकड़ लो, मैं हमेशा आप सबके साथ में खड़ी रहूँगी कि नहीं, ये गलत है, ये सही है, उसपे मैं चुनाव करने में गलत और सही का चुनाव करने में, चयन करने में मैं उन सबका साथ हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह मैं खड़ी रहूँगी। तो जनता अगर चाहे तभी चीज़ें बदल सकती हैं। अच्छा, अंत में आप संदेश क्या देना चाहेंगी? क्योंकि आपने तमाम चीज़ें बताई और ये बहुत लंबी लड़ाई होने जा रही है, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि एक तकरीबन साल भर आपको होने जा रहा होगा, जब से आपने ये यात्रा शुरू करी थी और उसके बाद कंप्लीट हुआ। जनता को आप क्या कहना चाहेंगी? जनता सड़कों पे भी आती है, अरुणाचल में आपका आप गाँव-गाँव जा रहे हैं आप लोग और तमाम लोगों को परेशानियाँ पूछ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी अरुणाचल की और देश की? हाँ, यही मैं कहना चाहूँगी मोंटू भाई ज हमारे अरुणाचल के ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश के जनता को कि आप लोग जाग जाइए, आप लोग फाइट बैक कीजिए जो बातें अभी मैंने कही हैं आपके माध्यम से। उनको आप ज़रा गौर से सुनिए और जो गौर से थोड़ा गौर फरमाइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये जो लड़ाई है, आपकी खुद की खुद से लड़ाई है। कोई भी इंसान जब तक खुद सही हो, कोई बाहर वाला उसको नहीं भटका सकता। आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ़ में क्या चाहते हैं। या तो आप इलेक्शन के टाइम पे 50,000, 1 लाख, 10,000, 5,000 में खुश होकर के पूरा अपना भविष्य आप खराब करना चाहते हैं, या फिर आप एक दिन के रिश्तेदारी में बैंड बाजा बारात लेके लोग आते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, चाचा, भतीजा, मामा, मियाँ क्या है रिश्ता निभाते हैं, गले मिलते हैं। जैसे कि आपके हमारे इस्लाम धर्म में हर साल ईद आता है, तो हर साल ईद में लोग गले मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हमारे क्रिश्चियन धर्म में हर साल क्रिसमस आता है तो कम से कम क्रिसमस में हर साल लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हर साल होली आती है, बैसाखी आती है तो होली के दिन, बैसाखी के दिन लोग एक-दूसरे को प्यार करते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं। तो इसी प्रकार से कम इन धर्मों में कम से कम हर साल होता है। लेकिन आपके पॉलिटिकल वाला रिलेशन में 5 साल में 1 बार रिलेशन ज़िंदा होता है। उसके बाद तो फिर कोई रिलेशन होता नहीं है। फिर कुछ लोग झूठा दिलासा देते, मैं आपके बच्चे का नौकरी देखूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आपका जो भी है प्रॉब्लम मैं करूँगा। आप मेरा वर्कर बनिए ना, कंस्टिट्यूएंसी में आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे इलेक्शन जिताइए, मैं आपको इतना करोड़ का टेंडर दूँगा, दिलवाऊँगा, काम करूँगा, ये करूँगा। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए बिज़नेस डीलिंग। बिज़नेस डीलिंग मत कीजिए, मैं तो ये कहूँगी। अगर आपको एक साफ-सुथरी, अच्छी, एक बहुत ही अच्छा वातावरण वाला आपको सरकार चाहिए, एक पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम सबको खुद को हमको क्लीन होना पड़ेगा। हमको अपनी छोटी-छोटी आशाओं को, छोटी-छोटी उम्मीदों को, छोटी-छोटी मनसाओं को हमें उसको त्यागना पड़ेगा। हमें अपने रिलेशन को भूलना पड़ेगा, पक्षपात नहीं करना चाहिए हमें। हम जब वोट डालने जाते हैं, अरे ये मेरा भैया है, अरे ये मेरा मामा है, अरे ये मेरा जीजा है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा भाभी है, ये मेरा दीदी है बोल के वोट नहीं डालना है। हमको बिल्कुल उस प्रतिनिधि जो पर्टिकुलरली जो रिप्रेजेंटेटिव जो खुद को हमारा प्रत्याशी बनाकर हमारे सामने मैदान में खड़े हैं, उनको हमें जाँचना परखना है कि जब कोई इंसान बहुत अच्छा भाषण देता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छा बंदा होगा। उसके बोलने के तरीके से हमें पता चल जाएगा कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस प्रकार से लोगों को ट्रीट करता है। कुछ लोग मंच पर खड़े होकर बहुत अच्छे-अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन जब लोग सामने आते हैं तो लोगों को एक अछूत की तरह वो बिहेव करते हैं। अपने आप को बहुत सुपीरियर, मतलब मैं बिल्कुल अभी-अभी मैं जन्नत से आई हूँ, इस टाइप का भी लोग बिहेव करने वाले होते हैं। तो इसलिए लोगों को देखना है, जाँचना है, परखना है और आने वाले भविष्य के दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा एक ही समाधान है, अगर हम सही चुनाव करेंगे, तो हम इस करप्शन को मिटाने में और एक अच्छा लाइफ़ अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन के अपकमिंग हमारे जनरेशन को हम एक लाइफ़ सिक्योरिटी दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम यही ट्रेंड, यही कल्चर अपनाते रहेंगे, तो पेमा खांडू जी को और 50 साल सीएम बने रहने दीजिए और चोरी करते रहने दीजिए और घपलाबाजी करते रहने दीजिए। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या मजाल है? मैं अकेली चिल्ला-चिल्ला कर थक जाऊँगी, एक दिन मेरी साँसें छूट जाएगी, मैं दुनिया से चली जाऊँगी, लेकिन आप लोग इसी अंधकार में, इसी नरक में जीते रहोगे। इसलिए मेरा ये सीधा-सा बात है, मैं यहाँ पे कोई अपील नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सोच को आप लोगों के साथ में मैं एक्सचेंज कर रही हूँ। मैं आपके माध्यम से ये
आपके मोंटू भाई के चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता को ये बता रही हूँ कि जो सच्चाई है, फैक्ट वही है। उसपे किसी को कड़वा लगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे चीज़ों को पॉलिश करके उसको परोसना मुझे नहीं आता है। जो है तो वो है। इसीलिए आप सबको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा आप सबको थोड़ा नहीं पूरा सख्त होना पड़ेगा, पूरा क्लियर कट होना पड़ेगा और आने वाले दिनों में आपको सही चुनाव ले करना पड़ेगा। अगर आप सही चुनाव नहीं करेंगे, गलत चुनाव करेंगे, तो ये स्थिति हमेशा रहेगा। इसमें तो कोशितल अकेली कुछ नहीं कर सकती। बाकी मैं आपका दीदी, आपका बहन, आपका बेटी, आपका घर का मुझे झाड़ू वाला, पोछा वाला भी समझ लीजिए, कुछ भी आप नाम से मुझे बुला लीजिए। लेकिन मैं हमेशा क्योंकि मेरे भी 2-3 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के मैं बहुत चिंता में रहती हूँ। इसी के चलते मैंने देखा है मेरे जैसे कई ऐसे मिडल क्लास फैमिलीज़ है, बिलो बीपीएल फैमिलीज़ है, जो कि वाक़ई हम लोग के पास में किसी का छठ का सहारा नहीं है। एक उस ऊपर वाले परवरदिगार का, यीशु मसीह का या जो भी आप नाम दीजिए उसको, कृष्ण भगवान बोलिए, राम भगवान बोलिए, कुछ भी बोलिए, भोलेनाथ बोलिए, विष्णु बोलिए, जो भी बोलिए या फिर आप उसको कुछ भी नाम से बोलिए, उस भगवान का सहारा होता है और बाकी आप खुद में हो। हार्ड लेबर करते हो आप, दिन भर कहाँ इधर-उधर भटकते हो, हार्ड लेबर करते हो तो शाम और सुबह का 2 टाइम खाना मिलता है। तो अभी जो नेपोटिज़्म है, जो सिस्टम में हमारे सिस्टम में जो एक फेवरेटिज़्म है, जो नेपोटिज़्म है, अभी आपने देखा एक नौकरी के लिए 50 लाख आपको खर्चा करना पड़ता है। 60 लाख, 70 लाख खर्चा करना पड़ता है, तब जाके आपको नौकरी मिलता है। तो हम जैसे लोगों के पास में 50-60 लाख कहाँ से आएँगे नौकरी खरीदने के लिए? तो इस चीज़ को इरादिकेट करना पड़ेगा। इसका रूट कॉज़ कहाँ से जन्म वो जो पर्टिकुलर ऑफिसर जो आपसे अगर 50 लाख ले रहा है, तो वो अकेला 50 लाख नहीं खा रहा है। उसमें पूरा वो लोग का एक बिल्कुल एक वो लोग का ग्रुप है, नेक्सस है। परसेंटेज वाइज़ सीएम का इतना शेयर, डीसीएम का इतना शेयर, डायरेक्टर का इतना शेयर, बोर्ड मेंबर का इतना शेयर, फिर ये जो इन्विजिलेटर जो होता है, पेपर चेक करने वाला, उनका इतना शेयर। पूरा वहाँ शेयरिंग बँट-बँटी होता है। अभी इसलिए अगर इस पे सीबीआई स्ट्रिक्ट काम करता है ना, सबसे पहले बेचारा वो ये मेरा छोटा भाई पेमा खांडू सीएम साहब ऑनरेबल सीएम साहब जेल के अंदर दिखाई देगा। उसके साथ में पूरा उसका पूरा कैबिनेट, उसका क्रू मेंबर सब जेल के अंदर होगा। इसीलिए तो ये लोग ये सब करने नहीं दे रहे हैं। तो जनता आप लोग नेक्स्ट टाइम इन्हीं लोगों को रखना है, नहीं रखना है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ और मैं दुआ करती हूँ, ऊपर वाले से प्रे करती हूँ कि आप लोग सही चुनाव करें और अपने आप को बचाइए। अपने आप को बचाइए, अपने आप को बचाना आपके हाथ में है। मेरे या किसी और के बस में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी चाहेंगे तो आपको नहीं बचा सकते। अगर खुद को बचा सकते हो तो आप खुद ही बचा सकते हो। बस यही शब्द मुझे कहना है। तो तमाम जो लड़ाई है ये करप्शन की, ये टोको शीतल की लड़ाई नहीं है, ये आपकी खुद से लड़ाई है। टोको शीतल सिर्फ़ एक माध्यम बन सकती हैं, आपको गाइड कर सकती हैं, लेकिन जो लड़ाई है, ये आपके खुद की है, आपके खुद के डेवलपमेंट की है, आपके खुद के विकास की है। आपको जो मूलभूत सुविधाएँ संवैधानिक तौर पे सरकार का दायित्व है देने की, वो आपकी लड़ाई है खुद की। तो इस पूरी चर्चा पे आप कितना समझते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा हमसे आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।